आ जाएंगे। अच्छा सर, एक आपकी फिल्म धर्मात्मा, जो पूरी ऑन लोकेशन, जो अफगानिस्तान में शूट हुई है मैक्सिमम, तो उस, मैक्सिमम तो नहीं, एक पोर्शन शूट हुआ जी, था। तो उसके अंदर जो एक मतलब कि गॉडफादर का एक थोड़ा सीक्वेंस डाला हुआ था, जहाँ आप मतलब मार रहे हैं अपनी वाइफ को वगैरह, और उसके अंदर कास्टिंग कैसे आपकी हुई, जो आपकी, और ऊपर से आपकी जो स्टाइल थी आपकी उस फिल्म में जितने लोगों की कास्टिंग हुई, सबकी एक स्टाइल बन गई, जिसमें सुधीर और रंजीत जी के दोनों भाई होते हैं, हाँ और वो उनके जो क्लोथिंग स्टाइल है वो हो गया था। वो सब फिरोज का वो दिमाग चलता था इन चीज़ों में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये अब ये रंजीत और सुधीर का जो रखा था वो उसी तरह रखा था जैसे उनके दोनों फादर बने थे, सत्येंद्र दुबे और जीवन साहब। वो भाई भाई बने थे, भाई भाई उन बने। दोनों के बाप होते हैं वो। सुधीर और रंजीत के फादर है ना वो, जी जी एक रंजीत का फादर, एक सुधीर का फादर। वो रियल लाइफ में भी वैसे है, वो सेम तरह के कपड़े पहन के फिरते हैं, बिल्कुल। वो बच्चे भी उसी तरह के कपड़े पहन। तो ये फिरोज खान का एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो टिपिकल जी टेढ़ा बाका सेंस ऑफ ह्यूमर था। जी। और आपका जो स्टाइल था जिस मेरा तो तरह। स्टाइल मेरा अपना था, मुझे जी जब तक ऊपर वाले ने ऐसी पोजीशन पे ला दिया था कि मैं जो जी चाहता था पहन सकता था। जी खुद सेंस होना चाहिए आदमी को, अभी कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, जी इस कैरेक्टर में मतलब किस किस्म के कपड़े पहनेगा आदमी, जी। क्या करेगा, तो वो खुद ही से किया। और उसमें फिरोज इंटरफेयर नहीं करता था। जी। सर, वो फिल्म आपको कैसे मिली, ये धर्मात्मा? ऐसे ही मिली, एक दिन फिरोज के यहाँ से फ़ोन आया, जी और ये 2 गज ज़मीन के नीचे रिलीज़ हो चुकी थी, 3-4 महीने हो गए थे, चल गई थी पिक्चर। फ़ोन आया फिरोज के यहाँ से कि वो सब मिस्टर फिरोज खान वुड लाइक टू मीट यू। हम्म, फिरोज को तो मैं जानता था, मतलब मेरे फादर के रिलेशंस की वजह से मैं सब लोगों को पर्सनली जानता ही था। हम्म, फिरोज मेरे यहाँ आते थे जब अभी स्टार नहीं बने थे, मेरे फादर स्टार थे, तो डैडी को मिलने आया करते थे प्रैक्टिकली हर संडे। हम्म, फिरोज, अब्बास, संजय ये आ जाया करते थे डैडी के पास बैठने के लिए, गपशप ये वो लगी रहती थी, दारू वारू पीते थे लोग। तो ये मैं उन लोगों को तब से जानता हूँ। फिरोज भी जानता है कि वो मेरे फादर को जानता है, तो मुझे जानता है, सब एक ही बराबर थे। चला गया। तो उस ज़माने में मैं दाढ़ी रखा करता रियल लाइफ में, तो फिल्मों में जितनी फिल्मों में काम किया उस ज़माने में दाढ़ी ही होती जी थी। जी जी। तो मैं गया, ये फिल्मालय में शूटिंग कर रहे थे किसी और पिक्चर की। फिरोज करेंगे, अरे यार ये इम्तियाज़ में ये दिस इज़ अ रोल, तेरे लाइफ टाइम का रोल है फलाना ढिकाना। मैंने कहा ठीक है, आप रोल तो बताइए क्या करना है। तो मुझे एक आइडिया दिया उसने, लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है, तुम दाढ़ी के साथ काम करते हो लेकिन इसमें रोल में बिगिनिंग में दाढ़ी नहीं होती है, वो मिडिल में जाके दाढ़ी रख लो तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट सीक्वेंसेस के अंदर दाढ़ी नहीं चाहिए, मतलब जब तक शादी होती है जब तक दाढ़ी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, दाढ़ी निकाल देंगे, उसमें क्या है, जब मैं जिनमें काम कर रहा हूँ उसमें नकली लगा लूँगा दाढ़ी। जी ठीक है यार, आके तू यार एक टेस्ट मेरे को दे दे एक कैरेक्टर का। गया फिल्मिस्तान, वो 2-3 शॉट लिए उन्होंने, ठीक है बस साइन कर लिया, बस हो गई बात। सारा किस्सा धर्मात्मा का यही था। जी। सर, आपका जो लास्ट सीक्वेंस था वो कहाँ शूट हुआ था, जहाँ आप महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर में? टेबल लैंड पे। हाँ, वो हेलीकॉप्टर का लास्ट सीन था। टेबल लैंड महाबलेश्वर ना। हम्म, अब गए हो महाबलेश्वर? नहीं सर। बॉम्बे के पास ही हिल स्टेशन है वो, जी 4 घंटे का 5 घंटे का रास्ता है। जी तो वहाँ पे एक टेबल लैंड है, मतलब है तो हाइट पे वो एक पॉइंट पे आके मतलब बिल्कुल फ्लैट लैंड है, पहाड़ी, स्ट्रेट एकदम। वहाँ घोड़े सवारी ये वो सब होती रहती है वहाँ पे, टूरिस्ट स्पॉट है वो, जी। वहाँ पे शूट किया था। वेरी गुड है। अफ़गानिस्तान का तो अलग था, अफ़गानिस्तान तो मैं तो गया नहीं, मेरी ज़रूरत ही नहीं थी अफ़गानिस्तान में। उसमें उस पोर्शन में डैनी, हेमा, रंजीत और सुधीर जी भी थे। रंजीत सुधीर एक शॉट के लिए आए, बॉम्ब लगा के गाड़ी में भाग जाते हैं जी वो एक शॉट। बाकी वो ड्रामा पूरी हेमा और डैनी का और फिरोज़ का ही था। जी वहाँ प्रेमनाथ भी नहीं थे वो। जी। तो ये फिल्म के अंदर मैंने सुना था कि पहले अमजद खान साहब काम करने वाले थे, डैनी डैनी के अलावा, इसमें धर्मात्मा में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ। गलत। अमजद वो उल्टा सुना। जी। लोग कहते थे कि अब डैनी करने वाला था गब्बर सिंह हाँ का रोल, राइट
समथिंग लाइक दैट। गब्बर सिंह का रोल डैनी करने वाला था, और तब तक मतलब ये था कि वो करेगा। फिर फिरोज़ की फिल्म मिली उसको ये, और अफ़गानिस्तान जाने का चांस मिला, रोल बहुत अच्छा था जो सुनाया फिरोज़ ने इसको। तो उसने सुना कि वो रवीश जी को रिफ्यूज़ कर दिया और धर्म की पिक्चर, इसकी फिरोज़ की पिक्चर साइड कर ली। वो कहता है, लेकिन वो भी सही नहीं है, जी। उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जी। सर आपकी जो एक फिल्म आई थी जिसके बाद में वो फाउंडेशन स्टोन बनी, चाहे वो एडवांस में आई थी, भविष्य से पहले थी गैंग, जिसमें रियलिटी ड्रामा था पूरा, एकदम रियलिटी ड्रामा। जिसके बाद में राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप ने वो कैचअप किया कई सालों के बाद। नहीं, वो एक्चुअली रियलिटी ड्रामा क्या था वो, कि जो मज़हर थे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मज़हर खान के दिमाग में एक फ़िल्म थी बस, एक्टर भी था तभी वो दिमाग में उसके एक फ़िल्म, बस एक ही फ़िल्म थी दिमाग में, गैंग टाइप की फ़िल्म। उसमें उसके दिमाग में ये जम गया कि भाई 4 लड़के हैं और उन चारों का नाम जो है GANG, गैंग हो जाएगा। एक गैरी है, एक निहाल है, एक अकबर है, और एक गंगू है। तो G फॉर गंगू, A फॉर अकबर, N फॉर निहाल, और फिर G फॉर वो दूसरा लड़का गैरी, क्रिश्चियन। तो ये गैंग बन जाती, तो उसका नाम GANG, गैंग। वो दिमाग में, उसके मदर के दिमाग में हमेशा से था। लेकिन वहाँ उनकी जो डायलॉग थी वो एक एडवांस हाँ, तरीके से थी, जैसे कि वहाँ मतलब कि दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करना जो अब बहुत फ्रीली यूज़ होती है। नहीं, वो बिहारी लैंग्वेज और स्टाइल से बात करना, बिहारी स्टाइल का वो सब करना, वो मुंबईया फिर में जो एक पूरा फ्रीली आप फिल्थ लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं आराम से, हाँ तब मुझे लगता है वो एडवांस में थी शायद, वो इसकी हाँ, वो जाहिर है वो एडवांस में ही थी। वो इससे पहले लोगों ने नहीं यूज़ किया नहीं था, यूज़। लेकिन मज़र था वो इस किस्म का आदमी कि उसको जो चाहिए था वो करता ही था, वो चाहे कुछ भी हो जाए। वो मैं जानता हूँ था बेचारे, वो ज़िद्दी लड़का था, लेकिन वो करता था जो उसे मन में आए, चाहे उसको दिन भर सुबह से शाम तक एक शॉट के लिए वेट करना पड़े, लेकिन वो चाहिए उसे वैसे ही, तो वो वैसे ही करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। Oh my God। तो एक फितरत होती है आदमी। अब ऐसे आदमी के लिए और ऐसी फिल्म के लिए शख्स का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, अगर ऐसी फिल्म बनाना चाहे। बिल्कुल तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो फिल्म अगर वो आदमी पूरी करेगा तो वो फिल्म की क्वालिटी कोई अलग ही बात निकलेगी उसके। बीच में इधर उधर हो जाएगा तो जो आदमी फिल्म पकड़ेगा उसके बाद में, जिसको ख़त्म करनी है, जिसका पैसा फंसा हुआ है, जिसको अपने पैसे रियलाइज़ करने, वो तो ये सोचेगा कि साली इतनी बन गई फिल्म, अब किसी तरह भी ठोक पीट के जोड़ लगा के फिट करके थोड़ा शूट कर लो, थोड़ा कट कर लो, ज्वाइन करके पिक्चर रिलीज़ करो। ठीक है, जैकी श्रॉफ है, फलाना है, ठिकाना है, हमको जूही चावला है, पिक्चर तो बिक जाएगी, कोई देखने तो आएगा ही कम से कम एक मरतबा। तो कंप्लीट करके पैसे निकालो अपने जितने निकलते हैं। तो भरत भाई शाह फाइनेंसर थे, तो उनको भी अपना पैसा प्यारा है, सबको अपना पैसा प्यारा है। कर करा के उन्होंने पिक्चर कंप्लीट करी, मेरे से डबिंग करवा ली, मेरी शूटिंग करनी थी, बहुत बाकी थी, मेरी शूटिंग तो बहुत बाकी थी। मदर ने बहुत डिस्कस किया था मेरे साथ में, बहुत बाकी थी, वो कुछ नहीं किया उन्होंने, एक दिन शूटिंग करके लपेट दिया पूरा का जो पूरा। लास्ट का सीन था जो शूटिंग का, जहाँ पे आपको वो गन शूटिंग वगैरह सब आ जाते हैं, सब चार चार, वो कुछ याद नहीं मेरे को, ये कहाँ शूट किया था, किधर शूट किया था, वो कहाँ मज़र रखने वाला था, उसको किस जगह पे डालने वाला, वो उन्होंने सब घुमा फिरा के फिल्म का सत्यानाश कर दिया, पूरा सेंस ही निकाल दिया पिक्चर का। ये 2-3 फिल्मों के साथ ऐसे यही हुआ है। एक फिल्म, एक सुपर एक डायरेक्टर थे, शायद आपने उनका नाम सुना होगा अपने ज़माने के, SU सनी, जिन्होंने दिलीप कुमार के साथ में उड़न खटोला और अपने आप के मेला और मेरी 6 या 7 फिल्में बनाई। लास्ट जो बनाई थी कोहिनूर, मीना कुमारी दिलीप कुमार के साथ में, सुपर 7 की 7 पिक्चर सिल्वर जुबली, सुपर हिट सिल्वर जुबली फिल्में, एक भी ऐसी नहीं जिसमें एक पैसा भी खोटा हो। SU सनी नाम था उनका।
उन्होंने फाइनल पिक्चर वो बना रहे थे पालकी, शूटिंग शुरू सब कुछ आधी हो गई पिक्चर, वो अपने ढंग से जिस तरह बनाते थे वैसे बना रहे थे। आधी फिल्म में गुजर गए वो। जिनका पैसा फंसा हुआ था तुम कंप्लीट करनी थी पिक्चर, अब कैसे भी करें। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, सनी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो हम भी एक बड़ा डायरेक्टर ले लेते, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिक्चर कंप्लीट कर दीजिए। उन्होंने आसिफ साहब को बोला पिक्चर कंप्लीट कर लीजिए। किया आसिफ साहब, उस ज़माने में मुग़ल आज़म के बाद में तो नाम ही नाम था। आसिफ साहब ने एग्री किया क्योंकि सनी साहब उनके भी दोस्त थे, एग्री किया, पिक्चर बनी सुपर फ्लॉप। तो सनी बनाते वो अलग ही बनती, अपने थिंकिंग से बनती है। इसी तरह आसिफ साहब के साथ हुआ, लव एंड गॉड चालू किया, लैला मजनू की जो कहानी बना रहे हैं। मैं 11 साल असिस्टेंट रहा उनके साथ में, उसमें बना रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। एक शॉट दिन का हो रहा है, 4 दिन में एक शॉट हो रहा है, तो कुछ नहीं बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा, प्यार से अपनी बस ज़िद है ये कि मुझे यही चाहिए। लाखों रुपए खर्च हो रहा है उस ज़माने में, फाइनेंस जा रहा है सब, 6-6 महीने 8-8 महीने सेट लगे हुए बनते रहे। किया जो बनी वो बहुत खूबसूरत बनी। उसमें संजीव कुमार जी गुजर गए थे? नहीं यार, सबसे पहले तो गुरुदत्त जी गुजरे थे, पहले गुरुदत्त पे कर रहे थे। ओह माय गॉड। गुरुदत्त वॉज प्लेइंग मजनू। 11 बरस शूटिंग करने के बाद में, गुरुदत्त जी के बाद में उनकी डेथ हुई। 11 बरस शूटिंग करने के? हाँ, 11 बरस, जैसे कि वो 11 बरस मैंने काम किया था। 1961 में मैंने ज्वाइन किया था उनको। आज कब से शुरू हुई? हाँ, 61 से शुरू हुई। मैं कॉलेज में था, कॉलेज जाया करता है, सुबह आर्ट्स क्लास दे के 9 बजे शूटिंग पे आया करता था। तो वो शुरू हुआ 61 में। 72 के 73 में गुरुदत्त जी की डेथ हुई। गुरुदत्त जी की डेथ हुई, पिक्चर बंद पड़ी। क्या करेंगे, बहुत जितनी शूटिंग हुई थी सब रीशूट करना पड़ेगा। किसको लें डिसाइड किया, चलो भाई संजीव कुमार। बीच में राजीव कपूर को लेते हो, चिंटू के छोटे भाई को। वो भी 2-3 दफ़ा टेस्ट वेस्ट करके गए, वो भी आसिफ साहब को नहीं चले। फिर संजीव कुमार पर राज़ी हुए, फिर संजीव कुमार को लिया, और संजीव कुमार को लिया और उनकी डेथ हो गई आसिफ साहब की। वो छुट्टी हुई, पिक्चर रुक गई। उसमें भी पैसा लगा हुआ था, कंप्लीट करनी है पिक्चर। किसने वो लिया, पता नहीं कौन से डायरेक्टर को, बुखाड़िया को लेके पिक्चर बनाई। कुछ भी नहीं पिक्चर बनी, जो बननी थी वो नहीं बनी। तो ये सब जो है चांस की बात है। मतलब ये पिक्चर को आप अवार्ड दे सकते कि लंबी सबसे फिल्म जो थी वो उसका सेट लगा हुआ था कई सालों? नहीं, तो मुग़ल आज़म के साथ भी यही हुआ था। अच्छा, 13 साल में तो मुग़ल आज़म बनी थी, 13 ईयर्स। उसकी हिस्ट्री सुनी है तो आपको हंसे। मेरे फादर कर रहे थे दिलीप कुमार का रोल। माय गॉड। माय फादर वाज अ हीरो एट दैट टाइम, जब अपनी फिल्मों में, इन्हीं अपने बॉम्बे की फिल्मों में हीरो थे। तो उनको साइन किया था। उस फिल्म का नाम उस ज़माने में, मतलब मुग़ल आज़म नहीं था, उस ज़माने में ताज नाम रखा था। आसिफ साहब डायरेक्टर, सिराज अली हकीम एक प्रोड्यूसर थे, इनकी फेमस स्टूडियो थी महालक्ष्मी पे, उनकी अपनी स्टूडियो थी वो प्रोड्यूसर थे। तो डैडी मेरे, वालिद मेरे, सलीम का रोल, और कोई उस ज़माने की हेरोइन थी टॉप, वो अनारकली, और सपरू साहब अकबर वाला रोल। फिर वो सब बदली हुआ, फिर कोई और आया। तो वो भी 12-14 साल तो बनने में निकल गई। वो लकी थे कि वो उस दौर में आसिफ साहब नहीं गुजरे। आसिफ साहब कंप्लीट किए फिल्म को और फिल्म चली। वो फिल्म तो आज तक चल रही है। अच्छा, एक बात है, जैसे कि एक आपका ज़माना था जहाँ आप चाहे आपके पिताजी बहुत बड़े एक्टर रह चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्टेज की पूरी महारत हासिल थी। आपने स्टेज में काम किया, आपके भाई साहब ने स्टेज में काम किया, फिर जाके फिल्म में आए। आज के जितने भी स्टार आते हैं, बच्चे उनके तो स्टेज की, उनको तो एक्टिंग की भी कोई पता नहीं होता कुछ। वो इसलिए कि भैया आजकल
एक्टिंग कौन करता है यार? ये सब बच्चे हैं, इनके शक्लें सूरतें अच्छी हैं, बॉडी बना ली है, डांस कर लेते हैं, फिल्म पे गाना स्क्रीन पे गा लेते हैं, रोमांस कर लेते हैं। एक्टिंग कौन करता है? एक्टिंग कौन से डीप रोल्स करते हैं, कौन से सोचे समझे मंझे हुए कैरेक्टर निभाते हैं कि आदमी कह गया देवदास बने थे तो देवदास मालूम पड़ रहा है सामने, खड़े नहीं होंगे। दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर स्टार्स फ्रॉम बर्थ, बस खत्म। लेकिन उनकी फिल्में अगर देखा जाए तो सिवाय ओवरसीज के अलावा यहाँ पे तो चलती नहीं जाती। यहाँ पे तो जो चलती हैं सो है, उनकी फिक्स ऑडियंस जो है वो तो देखती है। और जो नए जो लोग हैं, यंगस्टर ये वो लौंडिया छोकरियाँ अपने उस गए मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। ये जैसे कि देखिए बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस का जो मार्केट है वो अब रियलिटी ड्रामा के ऊपर है। जैसे कि राम गोपाल वर्मा है या अनुराग कश्यप है, उनकी बहुत बड़ी ऑडियंस हो चुकी है। हाँ यार, बस ये बहुत हो गया ना, पिट भी गए बहुत। देर ऑल्सो एक चीज़ की इंतहा कर देते, फिर शुरू होते तो शुरू ही होते। सरकार 1 बनाएंगे तो 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे तो 4 बनाएंगे, और कुछ नई चीज़ दिमाग में आती नहीं है। उसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को घर मोड़ के सामने पेश करते रहो। सर आज के लोगों के लिए, आज की ऑडियंस के लिए आपके क्या आप क्या देंगे उनको मैसेज? आज का कलाकार तो बेकार ही है। बेटा बेकार नहीं है, आज का कलाकार जो है, जो हम लोग कमाते थे उससे 50,000 गुने ज़्यादा कमाता है। वो एक फिल्म करने के बाद में ही वो मल्टीमिलियनर बन जाता है, बंगले ले लेता है, दुनिया भर का सब कुछ कर लेता है। तो अब बेकार तो कह नहीं सकते। नहीं मतलब एज एक्टिंग कुछ कहना ही नहीं चाहिए भैया, कब पाला पड़ जाए किसी कब पाला पड़ जाए। नहीं, एक्टिंग कुछ नहीं कहते, बाकी किसी के लिए मैसेज कुछ दे नहीं सकते। हर सीधी बात है, आजकल आप किसी से जेन्युइनली भी अगर आप कोई बात करेंगे ना, तो भी बुरा नहीं मानता, उससे भी अरे नहीं अंकल आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, वो टाइम बदली हो गया, आपका टाइम वो अलग था, ये टाइम अलग है। हमको दिख रहा है सामने के, साला टाइम कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं। वही चीज़ें हो रही हैं जो हमारे ज़माने में होती थी। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक 6 सेकंड का रोल था सरफरोश में, जो मतलब कि जूनियर से भी जूनियर में मैं बात कर रहा हूँ, 6 सेकंड का रोल कुछ नहीं होता। तो वो उसके बाद में अनुराग कश्यप की फिल्म में जो देखिए, उनके कोई लुक्स नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी ऐसी है कि वो भारी पड़ते हैं, बड़े के बड़े एक्टर्स के ऊपर भारी पड़ते हैं, चाहे वो गुड लुकिंग है, चाहे वो। गुड लुक से कुछ नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि आदमी को मौका मिलना चाहिए, सीन मिलना चाहिए करने के लिए, चाहे वो 6 सेकंड का सीन हो या 2 सेकंड का। अच्छा, इंडिपेंडेंस की एक बात करनी थी आपके साथ। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? आपकी ज़माने में इंडिपेंडेंस कितनी होती थी आपको रोल के अंदर डूब के बाहर निकलने के लिए? मतलब नहीं, डूब के बाहर निकलना तो आज भी नहीं है, उस ज़माने में भी नहीं था। वो ज़माने वहाँ तक थे जब तक न्यू थिएटर्स था, फिल्मिस्तान था, वो जो पुराने मेकर थे, वो जिन्होंने फिल्में देवदास और ये और विराज बहू और फलाना ठिकाना, बिमल रॉय हुए, ये वो जो डूब के बनाने वाले थे, जो चाहते थे कि एक्टर भी डूब के एक्टिंग करे, वो थोड़ा फेज़ ही वो अलग था। हमारे ज़माने में ठीक था, करते थे लोग, हम लोग फिर भी थोड़े बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे थे जो कहानी कोई थीम मानते थे कि भाई कोई पिक्चर की कहानी को कुछ कहना चाहिए, कुछ होना चाहिए, किरदार को कुछ कहना चाहिए, कुछ होना चाहिए, वो थे हमारे ज़माने में, लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो गए। उसके बाद आ गए वो जितने भी वो व्हील एंड डील वाले जो बोलते हैं ना हम लोग, हिट पिक्चर बनाए, बंसी वाला बनाए और सुपर हिट हो गई, तो अब मुरली वाला बना लो, वो भी सुपर हिट हो जाएगी। वो तो वो सेम टू सेम आ गए। वो कमिटेड एक्टर्स थे बहुत कम। जैसे कि मैंने कादर खान साहब का नाम सुना था कि दिनेश हिंगू से साहब से, उन्होंने मतलब उनके साथ काम करना एक पूरा ऐसा लगता था कि पूरी इंडिपेंडेंस होती है कि वो अगर जैसे कि आज के टाइम में क्या होता था कि भाई आज के टाइम में क्या होता है कि आप किसी को कॉमेडी में इम्प्रोवाइजेशन करो या कुछ इंडिपेंडेंस से कुछ करो, रिप्लाई करो, तो वो आपको निकाल देता है, निकाल देता है, फिर बोल देता है कि भैया इतने मीटर में ही बोलो।
लेकिन वो बोलते थे कि आउट ऑफ मीटर जाके बोलो ताकि मेरा कैरेक्टर बाहर आए, आपका कैरेक्टर बाहर आए। भैया वो जो एक्टर थे चंद ही थे, जिनमें से एक कादर खान साहब। कादर तो ठीक, शत्रुघ्न सिन्हा, मैंने 3-4 फिल्में की हो शत्रु के साथ में, एक्टरों का एक्टर था वो। भाड़ में गया दुनिया। अगर आपका सीन है और आप उस सीन में उस पर हावी हैं तो मजाले बोल जाए, वो आपको साथ में हेल्प करेगा, यार ये से मत कर, यूँ करके बोलना, साला क्यों बोलता है, भैंचोद बोल। तो मतलब उस क्लास के एक्टर थे वो लोग कि जो हाँ बोलो ना यार, जो बोलना है यार। तो उनके साथ काम करने के लिए इसलिए मज़ा आता था कि हमको मालूम है कि हम जो करेंगे अगर सही कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग के हिसाब किताब से, तो अगला तारीफ़ करेगा, और वो करेगा तो हम तारीफ़ करेंगे उसकी। तो वो शत्रु के साथ काम करने में उस चीज़ का मज़ा आता था। आज भी ऐसे ही एक्टर वो, चाहे कोई भी हो ना उसके सामने, बड़े से बड़ा एक्टर खड़ा हो, मैं कहता हूँ अमिताभ खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, अगर वो सीन अमिताभ बच्चन का है और उस सीन में शत्रुघ्न सिन्हा को जूते खाने हैं तो जूते भी खाएगा। कभी वो नहीं बोलेगा कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा हूँ, कैसे मुझे जूते मारेगा कोई। सीन का डिमांड है, अगर राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर ने ओके किया है, तो तुमने फिल्म करने का बीड़ा उठाया है, तो सीन है, जब वो सीन है तो भैया तुमको करना पड़ेगा। आप हाँ उसमें बहुत ही ग्रॉस कुछ अलग टाइप की चीज़ हो रही हो, जो आप सोचेंगे यार ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप बोल देंगे कि भाई अच्छा लगता है ये डायलॉग बोला हुआ। नहीं, आपको बोलना है बोलिए, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने फिर भी जिद की कि नहीं साहब ये तो डायलॉग रहेगा, तो ठीक है रहेगा। शत्रु उस टाइप का एक्टर है। कादर के लिए पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कादर के साथ मैंने एक फिल्म की थी एंड उस फिल्म में कादर के साथ ने ड्रामा वामा बहुत किए थे मैंने, ये और हम साथ में नाटक किया करते थे। ये साबू सिद्दीक की तरफ से आते थे अपना नाटक लेके, मैं नेशनल कॉलेज की तरफ से जाता था, अमजद में, ये सब। तो हम लोगों के क्लैश उस ज़माने से है। लेकिन शत्रु का हाँ मैं कह सकता हूँ, आप कर लीजिए जो कहना है आपको, जो डायलॉग आपका है वो बोलिए आप, जो मेरा मैं बोलूँगा। आपको 2 लाइन ऐड करनी है आप ऐड कर लीजिए, आप बात कर लीजिए कि यार शत्रु में इसके अंदर इस तरह से यूँ बोलूँगा, उसके बाद मैं ये बोलूँगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है तू ये बोल, फिर मैं उसके बाद में ये बोलूँगा, ठीक है। तो हम लोगों में बहुत फ्री एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। वो आजकल के एक्टरों में नहीं है। आजकल तो आप हों से हाँ करिए, अरे यार इसने मुझे ऐसे करके हाथ लगा दिया शॉट में, तो डायरेक्टर कह भी नहीं सकता कि हाथ लगा दिया। तो जैसे मैं आपसे अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, अरे भैया हर्ष सुनो, मैं क्या कह रहा था, अब उस सीन में अगर डिमांड है, अब मैं ये कहूँ अरे बेटा हर्ष सुनो मैं क्या कह रहा था तुमसे, वो भी कर सकता, मुझे वो भी कर सकता हूँ। और अगर मैंने फ्री होके थोड़ा लिबर्टी लेके मैंने इतना कर दिया तो वो शॉट अगर ख़त्म भी हो गया तो आहिस्ता से आके डायरेक्टर के पास जाके बोलेंगे यार उसने मुझे हाथ लगा दिया, ऐसे चलता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं हीरो हूँ यार, ऐसा कैसे, अरे तू हीरो तो आदमी ही ना। सही अब वो भी आदमी बोल रहा है डायलॉग ना, वो भी एक कैरेक्टर है, तू भी कैरेक्टर है। कैरेक्टर में देखो वो सब नहीं रहा अभी, कम नहीं रहा। सर बोलना पड़ेगा जी, सर की जी जो सर कहलाने के लायक है उनको सर बोलना पड़ेगा। जो सर कहलाने के लायक है वो चले गए सबके सब, चले गए, अब कोई नहीं सर कहलाने। अब वही लोग हैं सर कहलाने वाले जिनके बंगले और मोटर हैं और जो फिल्में बनाते हैं, फाइनेंस करते हैं, जिनके बलबूते पे प्रोड्यूसर खड़े हैं, वो सर वही कहेंगे। आजकल तो सर प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रही हैं जिनमें एक्टिंग का ये नहीं है। वो मैं आपकी पूरी हिस्ट्री रीड करके आपके पास आया हूँ। मैंने आपका नाम करीबन 2 लोगों से महारत मतलब महान लोगों से सुना था, एक अपने विजू कोटे साहब से और एक दिनेश टिंकू साहब से। और मैं फिल्में आता तो आपकी देखता ही था, बोले ये इंसान ऐसा सच्ची में इतना मंझा हुआ मतलब स्टेज एक्टर, मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो गया। सबसे मेरे दिमाग में था कि आपका इंटरव्यू मैं कैसे भी करके लेना है। इनकी ये लड़के आजकल की, इनकी हिम्मत ही नहीं होती स्टेज पे आने की। ये जब शो करने जाते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, ये जब ऑर्डिनरी ग्लैमर शो करने जाते हैं जिसमें इनको डांस करना होता है, तो डांस वांस तो कर लेते हैं, म्यूज़िक बजता है तो जो किया है वो है, और डांस करके दिखा दिया, वो तो हर आदमी कर सकता है। लेकिन डांस के बाद में अगर ऑडियंस उनसे कहे ना कि भाई जी 1-2 शब्द बोल दीजिए, वो याद नहीं होता उनको, याद नहीं, बोल नहीं सकते। अगर ऑर्गेनाइज़र ने कह दिया या स्पॉन्सर ने कह दिया कि सर आपको बेटा वो इंटरवल के बाद में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराना है इनको,
और इनके बारे में कुछ कहना है, दो लफ्ज़, ऑडियंस चाहती है कि आप बोलें, तो वो जब तक 6 पैक लगाएंगे नहीं रात इंटरवल के अंदर, टाइट होके आंखें लाल हो जाएंगी और होश से ऑफ हो जाएंगे, तब तक वो माइक के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते। ये तो एक्टिंग का क्लास है इनका। नॉन प्रैक्टिकल। डांस करने को बोलिए, हिलाने को बोलिए, हिला लेंगे, क्योंकि वो म्यूज़िक बज रहा है, कपड़े वैसे पहने हुए, वही सब किया हुआ है फिल्म के अंदर, वो कर सकते हैं। वो कुछ कहना वहना तो है नहीं, अपने उस पर गानों पे मुंह हिलाना है, और जो डांस डायरेक्टर ने स्टेप्स बताए उस पर डांस करना है, वो तो हम कर सकते हैं अच्छी तरह से, डांस हम कर लेंगे, वाह वाह हो गई। बोलने को एक शब्द कहिए, देखिए एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सर आजकल आप स्टेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, सच कहूँ मैं इस वक्त एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने कुछ छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है मैंने वेब सीरीज़ के लिए, तो इस वक्त मैं ये उसी प्लानिंग में हूँ मैं कि वेब सीरीज़ शूट करके अपलोड करके या किसी को दिखा के डालूँ, वही कुछ कर रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। फिल्म में अगर आपको कोई मतलब बोले कि सर आप, भैया मेरी टांगें ठीक हो जाए ना, अगर मैं चलने के काबिल हो जाऊँ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, टाइम लगेगा उसमें। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो और अच्छे हमको और मनोरंजित करें सर। डेफिनेटली सर। एक्टर की कोई उम्र नहीं होती, उम्र किसी की नहीं होती, आदमी अपने आप को बुढ़ा कर लेता है। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका टाइम। अरे नहीं, कोई टाइम नहीं, मेरा टाइम बहुत था, बस ये जो इधर उधर के काम है ना, उसमें टाइम निकालना जो मुश्किल पड़ जाता है, और कुछ नहीं। फिर मिलेंगे डेफिनेटली। ये है हमारे साथ इम्तियाज़ खान साहब, और बहुत बहुत उम्दा कलाकार, बहुत बढ़िया इंसान, और बहुत सिंपल हमारे साथ डीडी एंटरटेनमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।